हाँ जी, नमस्कार साथियों। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से 1 अगस्त 2025 की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है, यानी भगवान बुद्ध के पिपरावा अवशेष कितने साल बाद भारत लौटे हैं। यानी ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है। तो भगवान बुद्ध के अवशेष थे जो 1898 में अंग्रेजों द्वारा भारत से इनको इंग्लैंड ले जाया गया था। तो भारत सरकार के प्रयासों द्वारा पुनः इनको भारत सरकार को सौंपा गया है अंग्रेज सरकार द्वारा। तो कितने साल बाद भारत लौटे हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपका 125 है, 126 है, 127 है और 128 है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 127 ईयर्स बाद में, यानी 127 साल बाद इनको अंग्रेजों द्वारा भारत को पुनः लौटाया गया है। 1898 में अंग्रेज भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत से लेके गए थे। अब इसकी व्याख्या देखें तो इन्हें 1898 में ब्रिटिश अधिकारी, यानी ब्रिटिश अधिकारी का नाम है विलियम पेपे। क्या नाम है? विलियम पेपे ने खोजा था और ब्रिटेन ले गए थे। अब सरकार के प्रयास से यह अवशेष वापस लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कौन सा देश, यानी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कौन सा देश G7 यानी G7 का तीसरा देश बना है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि फिलिस्तीन को फ्रांस ने आज़ाद किया है और उसकी औपचारिक घोषणा UN महासभा में, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर माह में होगी। ठीक है, तो इसमें तीसरा देश कौन है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है? तो इसमें ऑप्शन आपका जर्मनी है, कनाडा है, रशिया है और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। यानी फ्रांस ने इसको अभी हाल ही में आज़ाद होने की मान्यता दी है और ब्रिटेन पहले दे चुका है, और अभी तीसरा देश कनाडा है, G7 का तीसरा देश बना है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। ठीक है, अभी यह मान्यता औपचारिक तौर पर सितंबर माह में UN महासभा, यानी जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा सितंबर माह में अमेरिका में होगी, ठीक है, न्यूयॉर्क में होगी, तो वहां पे इसका औपचारिक घोषणा या इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यानी ये व्याख्यात्मक है। तो इसमें बता रखा है कि कर्नाटक की 38 वर्षीय महिला है में एक नया ब्लड ग्रुप पाया गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? CRIB। अभी इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। यानी कर्नाटक की 38 वर्षीय महिला में एक नया ब्लड ग्रुप पाया गया है जिसे CRIB नाम दिया गया है। यानी यहाँ पे CR की बात करें तो CR की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे क्रोमर, ठीक है, और IB का यहाँ पे मतलब है इंडिया बेंगलुरु। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इससे नया ब्लड ग्रुप एंटीजन माना है। यानी एक नया एंटीजन ग्रुप भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसका नया नाम CRIB दिया गया है, यानी क्रिप दिया गया है। CR का मतलब यहाँ में क्रोमर है और IB का मतलब इंडिया बेंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी अभी वर्तमान में भारत के और इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचों की ट्रॉफी चल रही है। उस ट्रॉफी का नाम है एंडरसन। क्या नाम है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 5वें मैच में शुभमन गिल एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। उन्होंने सुनील गावस, जो इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, तो उन्होंने सुनील गावस्कर का 1978 और 79 में, यानी 1978 और 79 में सुनील गावस्कर ने यह रिकॉर्ड बनाया था। किनके खिलाफ बनाया था? किस देश के खिलाफ बनाया था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया था 1978-79 में। तो उस रिकॉर्ड को अभी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में शुभमन गिल द्वारा एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। ठीक है, तो पहले कितने रन बनाए थे? सुनील गावस्कर ने 732 रनों का रिकॉर्ड अभी हाल ही में भारतीय कप्तान शुभमन गिल द्वारा तोड़ा गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अभी
हाल ही में इंग्लैंड और भारत के मध्य जो 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला हुई है, उस श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस श्रृंखला का नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़े। ये भी आपका व्याख्यात्मक है। यानी विश्व एथलेटिक्स ने, यानी एक SRY जीन टेस्ट है, तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने SRY जीन टेस्ट अनिवार्य किया है। इसके तहत महिला एथलीटों को यह जेंडर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। पहले यह टेस्ट कंपलसरी नहीं था, अब ये जो भी महिला एथलेटिक्स है उनको ये जेंडर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकेगी। कौन सा टेस्ट कराना होगा? SRY जीन टेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, देखो फ्रेंड्स, इसमें बता रखा है कि आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल, क्या नाम है आईपीएस अधिकारी का? संजय सिंघल को किस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक डीजी अभी हाल ही में नियुक्त किया है? अब इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका, इसमें आपका सीआईएसएफ है यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, फिर एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल इसको बोलते हैं, फिर आईटीबीपी है, और फिर सीआरपीएफ है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, अभी हाल ही में आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को डीजी नियुक्त किया गया है। किस किस सेना का किया गया है? तो इसमें सशस्त्र सीमा बल का यानी एसएसबी का आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब इसकी व्याख्या देखें तो संजय सिंघल फिलहाल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी। तो संजय सिंघल फिलहाल बीएसएफ में विशेष महानिदेशक हैं और 1 सितंबर से यानी 1 सितंबर 2025 से एसएसबी का कार्यभार संभाल लेंगे एज ए डीजी, ठीक है। और 1 सितंबर से अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे, यानी अभी एसएसबी का जो वर्तमान में डीजी है वो अमृत प्रसाद मोहन है, और इनका रिटायरमेंट 31 अगस्त को हो जाएगा। 1 सितंबर 2025 से एसएसबी का नया महानिदेशक संजय सिंघल को बनाया गया है। 1 सितंबर से ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसमें बता रखा है कि 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किया है। यह केंद्र भी वीआर हेडसेट, एआई संचालित स्मार्ट डैशबोर्ड और डिजिटल शिक्षण सामग्री से लैस है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में नागपुर में पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किया है। क्या किया है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित आंगनबाड़ी कार्यालय खोला है, केंद्र शुरू किया है, जिसमें इस केंद्र में वीआर हेडसेट, एआई संचालित स्मार्ट डैशबोर्ड और डिजिटल शिक्षण सामग्री से इसको लैस किया गया है। नेक्स्ट बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर, यानी इसमें बता रखा है कि जो भारतीय सेना है ने कहां पर दिव्य दृष्टि अभ्यास, कौन सा अभ्यास, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में दिव्य दृष्टि अभ्यास कहां पे आयोजित किया है, दिव्य दृष्टि अभ्यास कहां पे किया है, या भारतीय सेना ने इस जगह पर, जो बात करेंगे इस जगह पर कौन सा अभ्यास आयोजित किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देखते हैं। तो भारतीय सेना ने कहां पर दिव्य दृष्टि अभ्यास आयोजित किया है? इसमें ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर सिक्किम है, और फिर नागालैंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। यानी सिक्किम में अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास आयोजित किया है। अब इसकी व्याख्या देखें तो इसमें युद्ध जैसी स्थिति में अपनी उन्नत तकनीक जैसे एआई ड्रोन और सेंसर टू शूटर का सफल परीक्षण इस अभ्यास के माध्यम से किया गया है, यानी दिव्य दृष्टि अभ्यास के माध्यम से किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सेना ने अभी हाल ही में दिव्य दृष्टि अभ्यास सिक्किम में किया है, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिक्किम में भारतीय सेना ने कौन सा अभ्यास किया है, तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य दृष्टि अभ्यास। नेक्स्ट आगे देखें, यानी किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर रोक लगाई है, ठीक है। यानी अभी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने यूट्यूब पर 16 साल से कम बच्चों के उपयोग पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपका इंग्लैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, और फिर फ्रांस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर रोक लगाई है।
अब यह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, इससे पहले वहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन भी लगाया गया था। यानी ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है विश्व में ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के उपयोग को रोकने हेतु बैन लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका 10वां लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1 अगस्त 2021 का। तो अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड यानी अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड ने खो खो को अपने आधारिक खेल कैलेंडर में शामिल किया है। यानी अखिल भारतीय विद्युत खेल बोर्ड ने अभी हाल ही में एक खेल होता है खो खो, वो अपने आधारिक खेल कैलेंडर में शामिल किया है। पहले ये खेल कैलेंडर में शामिल नहीं होता था। ठीक है, तो अब यह क्रिकेट की तरह अब यह क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसे 16 खेलों के बराबर माना जाएगा। कितने खेलों के बराबर माना जाएगा? यानी 16 गेम्स के बराबर खो खो को भी माना जाएगा। ठीक है, तो अभी अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा खो खो को अपने आधिकारिक खेल कैलेंडर में शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से आज 1 अगस्त 2025 की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं और साथ में व्याख्यात्मक विश्लेषण भी कर चुके हैं। ठीक है, आपका आज का ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसी पार्ट में एक लास्ट महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, प्रत्येक डे का जैसे कि जिस दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका निसार के बारे में बात करेंगे। निसार क्या होता है? जैसा कि 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं कि भारत ने अभी हाल ही में एक निसार नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो इस निसार के बारे में बात करेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं पहले, यानी इसका क्या मेजर ऑब्जेक्ट्स है। तो अब तक का सबसे ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार, यानी अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित है। कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो इसको जो ये आपका निसार सैटेलाइट है, ठीक है, इसका प्रक्षेपण अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, या इसको लॉन्च किया गया था। और इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है नासा इसरो। यानी जो ये निसार आपका सैटेलाइट है फ्रेंड्स, इसको नासा तथा इसरो के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है तथा इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा नाम के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या नाम है इसका? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार का पूरा नाम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बात करें तो इससे नासा और इसरो ने करीब कितने रुपए में बनाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नासा और इसरो ने जो निसार नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था उसकी लागत कितनी आई थी? तो फ्रेंड इसकी लागत है 12,500 करोड़। कितना है? 12,500 करोड़ रुपए की लागत इस सैटेलाइट को बनाने में आई है। तो इससे नासा और इसरो ने करीब 12,500 करोड़ रुपए में बनाया है। निसार धरती की सतह पर होने वाले बदलाव जैसे जमीन में परिवर्तन आना, यानी जमीन अंदर धंसना या ग्लेशियर पिघलना, भूकंप और जंगल कम होना जैसी घटनाओं पर नजर रखने का कार्य निसार सैटेलाइट के माध्यम से किया जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, तो यह दुनिया का पहला सैटेलाइट है जिसमें 2 रडार है, एक एल बैंड का है और दूसरा एस बैंड का है, लगे हैं। यह बादल, धुआं, अंधेरा और घने जंगलों में भी देख सकता है। यानी इसकी जो मुख्य विशेषता है, जो इसमें 2 रडार लगे हुए हैं, जो एक एल बैंड में लगा हुआ है, दूसरा एस बैंड में है, और ये बादल, धुआं, अंधेरा और घने जंगलों में भी देख सकता है। और जो इसकी बात करें परिक्रमा की, तो ये 97 मिनट में, यानी 97 मिनट्स में, कितने में? 97 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निसार सैटेलाइट के बारे में बात कर चुके हैं और इससे पहले 10 एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं। यानी आज 1 अगस्त 2025 की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। कल 2 अगस्त वाली जीके के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है।